बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2 और अध्याय 2 में हमने थ्योरी पार्ट और प्रश्नों को भी हल कर लिया है। हम देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, जिसका एक भाग हमने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था, दूसरा भाग आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला 19वां, 18 तक हम देख चुके हैं पहले। 19वां प्रश्न देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की न्यूनतम आवश्यक संख्या बताइए। हमें क्या चाहिए? 5 माइक्रोफेरेड धारिता चाहिए और आपके पास क्या है? आपके पास 2 माइक्रोफेरेड धारिता है अपने पास, उसके अपने को क्या चाहिए? न्यूनतम संख्या चाहिए। अगर देखो हम इसको समांतर क्रम में जोड़ दें, कौन से क्रम में जोड़ें? अगर हम समांतर क्रम में जोड़ें तो 2 + 2 है ना, +2, 3 अगर लेता हूँ तो 6 आ जाते हैं। अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, 3 लेते हैं तो 6 आ जाते हैं। तो हम क्या करें कि 2 को तो इन 2 को 2 + 2 तो चाहिए अपने को, 2 + 2 तो चाहिए। इन 2 को तो क्या करें? समांतर क्रम में जोड़ दें। भाई इन 2 को तो क्या करें? समांतर क्रम में जोड़ दें कुछ इस तरह, और बाकी 2 क्या करें? श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो जब 2 को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उसका तो कितना आएगा? रिजल्ट 4 आ जाएगा। और बाकी 2 जो अपन ने क्या कर रखा है? श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ये 2 क्या कर लिया अपन ने? ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इनको जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह आपके पास क्या होगा? 4 और 1 मिलके क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह करनी है अपने को। 2 माइक्रोफेरेड इसको क्या करेंगे? समांतर क्रम में ले लेंगे। इधर 2 माइक्रोफेरेड इसको क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में ले लेंगे और उन दोनों को आपस में क्या करेंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कितने की आवश्यकता पड़ी, आप गिने इसमें तो आपको पता चलेगा कितने की आवश्यकता पड़ गई अपने को। 1, 2, 3 और 4 की आवश्यकता हो गई है ना। तो हमें कितने चाहिए? कम से कम आपको 4 की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए बात को? यहाँ पे जो अपन ने ये वाला जोड़ा है, देखिए यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। ये वाला जो पार्ट जोड़ा है इसका रिजल्टेंट कितना होगा समांतर क्रम में, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट जोड़ा है इसका अगर रिजल्ट की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 यानी 1 का, है ना। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कुल कितने की आवश्यकता पड़ी? तो हमें 5 की आवश्यकता पड़ी। तो अपना ब ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 संधारित्र दिए हुए हैं, चित्र के अनुसार एक परिपथ में जुड़े हुए भी हैं। ये चित्र है अपने पास, एक परिपथ में ये क्या है? जुड़ा हुआ है। ए और बी बिंदु के बीच प्रभावी माइक्रोफेरेड कितना होगा, यानी इसका तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। देखिए ये जो जुड़े हुए हैं उसको आप गौर से देखिए कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, अपने को ये देखना है। अपन क्या करें, ये जो चित्र है इसको थोड़ा सा क्या करें? चेंज कर लेते हैं। जो समांतर क्रम में इसको समांतर क्रम में ले लेते हैं, जो श्रेणी क्रम में इसको श्रेणी क्रम में ले लेते हैं। तो चित्र को इस तरह ले लेते हैं। ये अपन ने क्या किया? उस चित्र से हमने इस तरह का चित्र बना लिया। ये दोनों तो क्या हो गए? समांतर क्रम में हो गए, है ना। फिर ये दोनों क्या हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए और ये वापस क्या हो गए? समांतर क्रम में हो गए। अब ये दोनों जब अपने पास कौन से क्रम में आ गए? समांतर क्रम में आ गए। तो ये जुड़ते हैं तो ये कितने फेरेड का हो गया? 4 माइक्रोफेरेड का हो गया। ठीक है, कितने का हो गया? 4 माइक्रोफेरेड का हो गया। अब ये देखिए ये वाला और ये वाला कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर 2 हैं तो सूत्र क्या होता है? याद होगा, C1 C2 बटे में क्या होता है? C1 + C2। भूल गए? ये था ना 1/C = 1/C1 + 1/C2। इसको हल करते हैं तो ये बनता है C1 C2 बटे में C1 + C2। मान रखिए ये आ गया 4 × 12 और नीचे आ जाएगा 4 + 12, है ना। तो ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 12 चौक 48 बटे 16 और काट दिया तो ये रिजल्ट इसका कितना आ गया? 3 माइक्रोफेरेड आ गया। ये रिजल्ट कितना हो गया? 3 माइक्रोफेरेड हो गया। कौन कौन से? ये वाले। ये क्या हो गया? अगर इसकी बात करें तो कितने के हो गए? 3 माइक्रोफेरेड के हो गए। अब देखिए इसको हटा के अपन ने क्या किया? 3 माइक्रोफेरेड लगाया और नीचे क्या कर रखा अपन ने? 2 माइक्रोफेरेड लगाया। दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 माइक्रोफेरेड आएगा। कितना आएगा? 5 माइक्रोफेरेड आएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह अपने को क्या करना है? तुल्य धारिता निकालनी है। जो आपको परिपथ दिया जाता है उसको थोड़ा सा क्या करें? व्यवस्थित कर दें, और व्यवस्थित करने के बाद समांतर वाले को पहले हल कर लें, फिर श्रेणी को हल कर लें। जैसा दिया हुआ उस हिसाब से हम हल कर सकते हैं।
ठीक है, आप देख रहे हो परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर अपना एनसीईआरटी बुक का कंसेप्ट क्लियर है तो इन प्रश्नों को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। 21वें प्रश्न की चर्चा करें। यहाँ लिखा हुआ है दो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का मान उनके श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का 4 गुना है। ध्यान देना, समांतर क्रम के जो तुल्य धारिता होती है बताइए क्या होती है। सीपी निकाल लें पैरेलल के लिए। सीपी क्या होती है आपको पता है, C1 + C2 होता है ना। और सीरीज में CS क्या होता है, तो अपने 2 के लिए बताया आपको C1 C2 बटे में कितना होता है, C1 + C2 होता है। ये होता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, वो प्रश्न के अनुसार कह रहा है जो CP का मान है जो आपने समांतर क्रम में जोड़ा है वो क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम का कितना गुना है, कितना गुना है, 4 गुना है। 2 गुना नहीं है, कितना है ये, 4 गुना है। तो यहाँ पे 4 गुना लिख लिया अपन ने। CP बराबर क्या आ गया, 4 CS। अब देखिए CP का मान तो है ही अपने पास, है ना, और CS का मान भी है। क्या करेंगे, इन मानों को हम रख देंगे, इन मानों को क्या करें, रख दें। तो रखते हैं, तो अपने पास ये था CP बराबर 4 CS, है ना। CP का मान कितना, तो CP का मान था आपके पास C1 + C2, ठीक है। बराबर कर लेते हैं अपन क्या, 4 CS का मान देखा आपने कितना था, C1 C2 बटे में क्या था, C1 + C2 था, यही था, है ना। वजगुणा कर लेते हैं। जब वजगुणा करोगे तो C1 + C2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। समझ गए क्यों, आपकी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या आएगा, C1 + C2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया अपने पास 4 C1 C2। होल स्क्वायर आपको खोलना आता है, ये इसका होल स्क्वायर खोलें तो ये आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 C1 C2। इधर है अपने पास 4 C1 C2। क्या करोगे भाई, अपन ने क्या किया, A + B के होल स्क्वायर से खोल लिया इसको। अब क्या करें, पक्षांतरण करें। तो पक्षांतरण करते हैं तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस हो गया ये 2 C1 C2 माइनस 4 C1 C2, ठीक है। माइनस का कितना हो गया, 4 C1 C2। अब देखिए 2 C1 C2 माइनस 4 C1 C2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, C1 स्क्वायर, ये हो गया अपने पास C2 स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा, 2 C1 C2 आएगा। ये आएगा अपने पास, माइनस का क्या आ गया, 2 C1 C2 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए किसका फॉर्मूला है, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बताइए। तो ये आपका क्या है, A माइनस B का फॉर्मूला, यानी ये हो गया C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 0। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 0। तो बताइए क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि C1 और C2 क्या हो गए, बराबर हो गए ना भाई। यहाँ पे आ गया C1 माइनस C2 बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया, C1 और C2 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ऑप्शन है ऐसा अपने पास, देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है, उनकी धारिताएं क्या हैं, समान हैं। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इस तरह हल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप चाहें तो इनके ऑप्शन से चेक कर करके देख लेते, ये रख के नहीं बैठता, अनंत से नहीं बैठता तो 3 गलत हो जाते हैं, तो चौथा सही आ जाता, वैसे भी कर सकते हैं। और ये भी तरीका सही है, ये ज़्यादा अच्छा है, इससे थोड़ा सा क्या हो रहा है, अपना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ भी एक परिपथ से संबंधित है। निम्न परिपथ में A तथा B के मध्य परिणामी धारिता पता करना है कितना है। इसकी धारिता हमें क्या करनी है, पता करनी है कि कितनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें ये कौन से क्रम में है, ये वाला हिस्सा कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है। कौन सा हो गया ये क्रम, समांतर क्रम हो गया। तो अपन ने क्या किया, जो समांतर क्रम का मान निकाल लेते हैं। समांतर क्रम में जो होता है तुल्य धारिता कितनी होगी, दोनों को जोड़ने पे जो भी प्राप्त हो जाए, है ना। 1.5 और 1.5 कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितने का हो गया, 3 माइक्रोफेरेड का। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, एक तो ये 3 माइक्रोफेरेड, बीच में 3 माइक्रो, ये 3, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, अब कौन से क्रम में हो जाएंगे, तो अब ये कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम वाला लगा लो, आपको पता ही है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होता है। ये आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। जोड़ लेंगे आंसर 1 आएगा। हालांकि सारे बराबर हैं तो अपन ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, n/c,
3/3, इससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास जो फाइनल धारिता है वो कितनी आ गई, 1 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा अपने को क्या होना चाहिए, सर्किट समझ में आना चाहिए। अपने अगर सर्किट समझ में आ जाता है कि कहाँ पे श्रेणी क्रम में है, कहाँ पे समांतर क्रम में है, तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। ये भी सर्किट से रिलेटेड ही है ना। चित्र बना हुआ है, निम्न चित्र में ए तथा बी के बीच में क्या करनी है अपन को, परिणामी धारिता पता करनी है कि इसकी परिणामी धारिता क्या होगी। तो इसको भी अपन क्या करें, दोबारा से बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये दोनों कौन से क्रम में हैं। अगर आप इन दोनों को देखें तो कौन से क्रम में, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आए हुए हैं, तो कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, श्रेणी क्रम में ले लिया। और इन दोनों के बीच में ये क्या, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, n/c से निकाल लो, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तो 2/2 यानी कितना हो गया, 1 माइक्रोफेरेड हो गया। ठीक है, इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, 1 माइक्रोफेरेड आ गया। क्लियर यहाँ तक। तो ये अपन ने क्या किया, एक नया सर्किट बनाया, 1 और 1। अब क्या हो गया, कौन से क्रम में, ये तो आपने किससे निकाला, श्रेणी के लिए n/c लगा दिया मैंने, है ना। अब आपका कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। कौन सा है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम के लिए अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो NC लगता है, यानी 2 × C कितना, 1। तो कितने का आ गया, 2 माइक्रोफेरेड का आ गया। तो कुल मिला के रिजल्टेंट कितना आया, 2 माइक्रोफेरेड। ये कब लगाते हैं, जब सारी धारिताएं समान हो। नहीं है तो अपने को वही फॉर्मूला लगाना है, पुराना वाला। ठीक है, तो फाइनली मेरा उत्तर कितना आ रहा है, ब ऑप्शन आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड, यानी इसमें तुल्य धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है। समझ गए बात को, है क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये कह रहे हैं अंतरिक्ष में 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पे विद्युत विभव कितना है, 5 वोल्ट पाया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये बताना है। देखिए आप सूत्र याद कीजिए, आपको ये सूत्र याद होगा, E बराबर जो होता है वो क्या होता है, -dV/dr होता है। ठीक है, यानी V का R के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। V जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, निश्चित है। कांस्टेंट की कोई भी राशि होती है, अगर अपने पास कोई भी कांस्टेंट है, उसका जो अवकलन करते हैं वो कितना आता है, 0 आता है ना। यहाँ पे आपका V क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे V कांस्टेंट है, इसका मतलब dV/dr की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। और जैसे ही dV/dr की वैल्यू 0 आएगी तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। और वैसे भी अगर ये पूछा गया, अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कहाँ पूछा गया है, तो ये नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है। और शायद ये नीट एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है। नीट का जो एग्ज़ाम लगता है मेडिकल का, वहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना आसान है, आसान है लेकिन कंसेप्ट बेस है। हमें क्या पता होना चाहिए, E बराबर -dV/dr होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। साथ में अपने को क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ें अपने को ध्यान होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी आपका नीट 2020 का ही क्वेश्चन है ना। नीट 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछा गया था। इन्होंने कहा था कि किसी समांतर पट्टी का संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है ना, माध्यम के रूप में क्या है, वायु है, उसकी धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, कोई पराविद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता कितनी हो जाती है, 30 माइक्रोफेरेड हो जाती है। यानी कितने गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। अपने को पता भी है कि पराविद्युत माध्यम देंगे तो क्या होगी, धारिता बढ़ जाएगी, है ना। अब अपने को क्या चाहिए, इसके माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है ना। और ये दिया हुआ है, वैसे अपने को पता होता है ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये अपने को पता होता है, इनमें से बताना है। ठीक है, अब इनमें से आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये सूत्र पता हो कि K बराबर होता है C/C0, है ना। K बराबर क्या होता है, C/C0। C0 किस में, C0 का मतलब है निर्वात में धारिता, और C क्या है, माध्यम में धारिता। तो C/C0 का मान मैं यहाँ से निकाल रखा हूँ। कितना आता है, K का मान 5 आता है, यानी 30/6 करते हैं हम। और 30 में जब हम 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 5। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, K का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अपने से परावैद्युतांक पूछा हुआ है, तो हम ये परावैद्युतांक ये भी जानते हैं कि ε बराबर होता है, क्या होता है, K × ε0।
है ना। तो के का मान तो आपको मिल ही चुका है कितना 5, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप जानते हैं ये होता है। इनको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे अपने पास ये आ जाएगा 0.44 इंटू 10 की घात माइनस का कितना 10। ठीक है, तो ये आप देख लें यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये अपने पास ब ऑप्शन सही है। ऑप्शन में टिक लगाते वक्त हमें क्या करनी होती है, थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। ब और द को देखिए, केवल घातों का ही चक्कर है, केवल क्या है, घातों का ही चक्कर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका नीट 2020 में पूछा गया है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है क्वेश्चन, बिल्कुल क्या हुआ, कंसेप्ट बेस पे पूछा है। अगर किसी को कंसेप्ट ध्यान है, पहले चैप्टर में जो कंसेप्ट था प्राविद्युतांक वाले में वो ध्यान है, और माध्यम वाला माध्यम जो है प्राविद्युतांक माध्यम जो है वो ध्यान है, तो आप आराम से आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, नीट 2020 में ही पूछा गया था इसको भी। देखें क्या पूछा गया, कैसा क्वेश्चन है। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 16 इंटू 10 की घात -9 सेंटीमीटर है, यानी पी का मान दिया हुआ है। पी क्या होता है आपको याद ही होगा, आवेश उनके मध्य की दूरी, डाइपोल के अंदर Q इंटू 2D है ना। D अगर आपकी दूरी 2a है तो 2a क्यों होगा, अगर दूरी आपने D लिखी तो Q इंटू D ही होगा, है ना। दोनों कंसेप्ट क्लियर रखना। इन्होंने कहा है कि इस द्विध्रुव के कारण, है ना, इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर की दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना, सीधी सी बात है, विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, आघूर्ण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और क्या है, दूरी दे रखी है। फटाफट आंसर निकाल सकते हो अगर अपने को सूत्र ज्ञात है तो। हम जानते हैं डाइपोल के लिए जो विभव निकालते हैं उसका सूत्र ये होता है V बराबर KP कोस थीटा बटे में कितना r²। थीटा का मान क्या रख देंगे 60 डिग्री। अब अपने को कहते हैं थीटा का मान जब मैं 60 रखूँगा तो मुझे कोस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। इस सूत्र में रखेंगे। r का मान कितना है 0.6 है, और p का मान दे रखा है 16 इंटू 10 की घात -9, और k का मान जो होता है अपने को खुद को पता होता है 9 इंटू 10 की घात 9 होता है ना। चलिए निकालें इससे v का मान। इन मानों को अगर रखें तो देखते हैं अपने पास क्या आता है। v बराबर k है आपके पास 9 इंटू 10 की घात 9, ठीक है। p है अपने पास 16 इंटू 10 की घात कितना -9, 16 इंटू 10 की घात -9। फिर अपने को दिया हुआ है कोस थीटा का मान अभी मैंने निकाल लिया कितना 1/2, बटे में कितना है, बटे में है अपने पास r², यानी r² 0.6 है। 0.6 का स्क्वायर करूंगा तो 0. कितना आएगा 36 आएगा। कितना आ जाएगा 0.36। क्लियर यहाँ तक है। अब काटिए जो कटता है, देखिए ये 10 की घात 9 है, ये 10 की घात -9 है, कैंसिल हो जाएगा। समझ के बात को, 9 - 9 0 हो जाएगा, ये तो हट गया। क्लियर, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये 2 से क्या करूँ, इसको काट लूँ, 16 को तो 8, तो ऊपर आ गया 8 नाम 72, और ये 0.36। समझ जाओगे इस बात को, 36 के जो 2 0 है मैंने क्या किया ऊपर ले गया, है ना। अब देखिए आंसर कितना आ गया, 36 दूनी 72, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 200। तो अपना आंसर कितना होगा 200 होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 200 आपका कहाँ पे है, ए ऑप्शन है अपने पास, पहला वाला ही ऑप्शन है 200 वोल्ट। है ना आसान। बशर्ते अपने को क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, कंसेप्ट अपना क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पहला फॉर्मूला याद रखो और कंसेप्ट को भी क्लियर रखो, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है अपना चैप्टर, दोनों पहला और दूसरा, उसमें सूत्रों की भरमार है। जब तक आपके सूत्र याद नहीं होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। ये भी आपका नीट का ही क्वेश्चन है ना, ये नीट में ही पूछा गया है। मैंने यहाँ नीट के क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि एनसीईआरटी को पढ़ के भी आप नीट के क्वेश्चनों को कर सकते हैं और जी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बशर्ते क्या हो आपका कंसेप्ट क्लियर होता हो तो। ठीक है, नीट 2019 में पूछा गया था। ये कह रहे हैं कि 2 धातुओं के गोले जिनके एक की त्रिज्या r और दूसरे की त्रिज्या क्या है 2r है ना, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, समान है, सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, समान सिग्मा है। इन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाके फिर से क्या किया, पृथक कर दिया गया। इन पे नए पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होंगे। ध्यान दीजिए, अपन ने एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को भी हल किया, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाके छोड़ दिया जाता है।
ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, परीक्षा में 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, v आता है, दोनों के बराबर आ जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह अपने को क्लियर करना है। इसमें हमें बताना है कि नए पृष्ठ पे आवेश घनत्व क्या होगा। ठीक है, शुरू में अपन क्या करते हैं, स्टार्ट में हम आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2। प्रारंभ में हमने क्या आवेश मान लिया, Q1 और Q2, और बाद में आवेश मान लेते हैं Q1 डैश और Q2 डैश, ये मान लेंगे हम। ठीक है, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आता है। अब वही कहानी है, जब दोनों को अपन ने क्या किया, स्पर्श कराया, संपर्क में लाए हैं, तो संपर्क में लाने पे क्या हो जाएगा, V1 और V2 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। V अपन जानते हैं KQ/R होता है। मैं संपर्क में लाने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था संपर्क में लाने से पहले आवेश Q1 Q2 है, और संपर्क में लाने के बाद आवेश मेरा क्या है, Q1 डैश और Q2 डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया Q1 डैश Q2 डैश, और उनकी जो दूरी है, त्रिज्या है, एक की तो R है, दूसरे की कितनी है, 2R है। हल करें, कैसे के कट गया, कैसे के कट जाएगा, ये R उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर क्या होगा, R बटा 2R, और अगर R इसको भी काटेंगे तो अपने पास ये आ गया, देखिए Q1 डैश बटे में Q2 डैश बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, मुझे Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान दो, आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी पहले जो आवेश है वो अब भी उतना ही आवेश है, टोटल आवेश क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है कि Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश और Q2 डैश के योग के, यानी आवेश हमेशा क्या होगा, संरक्षित होगा, है ना। तो अपन क्या करें, Q1 निकालना चाहें तो कुल आवेश का कितना होगा, ये 1:2 में जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, ये अनुपात आ रहा है Q1 डैश अनुपात Q2 डैश, क्या 1:2 में। तो अपन को Q1 निकालना है तो पूरे का कितना होगा, 1/3 ही तो होगा, 1/3 होगा। कैसे, इसका खुद का अनुपात, बटे में क्या होता है, अनुपातों का योग होता है। बटे में क्या होता है, अनुपातों का योग होता है। नहीं यूँ लिया है मैंने, 1 + 2, और दूसरे का क्या आएगा, 2, 1 + 2, और जो भी आवेश आ जाए, पहले जो भी आवेश था Q मान लेते हैं, तो ये आ गया। तो मैंने यहाँ ये लिख रखा है Q1 डैश 1/3 कुल आवेश, और Q2 डैश का मान कितना आ गया, 2/3 कुल आवेश के बराबर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, कुल आवेश चाहिए, कि कुल आवेश निकाल लें। कुल आवेश होगा Q1 + Q2, है ना। तो Q1 + Q2 जो कुल आवेश उसको निकालें, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले अपन को पता ही है। कुल आवेश मान लिया हमने Q बराबर Q1 + Q2, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व पहले वाले का निकाला सिग्मा, तो ये आ जाएगा Q1/A1, यही फॉर्मूला होता है ना, Q1/A1। या फिर यहाँ से Q1 का मान निकालूंगा तो ये क्या आएगा, सिग्मा A1, और A1 गोला है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। ये तो अपने पास Q1 आ गया। ऐसे ही क्या करूं, Q2 निकाल लूं, वहाँ पे R की जगह क्या लेना है मेरे को, 2R लेना है। 2R का स्क्वायर करूंगा तो 4R² आएगा, तो 4 और 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। देखिए बच्चों, Q1 और Q2 का मान आ गया सिग्मा 16πr², और ये आ गया सिग्मा 4πr²। दोनों को जोड़िए, ये 16 है और वो 4 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, 20πr² सिग्मा होगा। Q1 + Q2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 20πr² सिग्मा हो जाएगा। क्लियर। जब ये बात क्लियर हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे कुल आवेश लिखा था ना, इसका मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो इसका मान निकाले अपन इसका मान निकाला Q1 डैश, तो कितना हो गया, 1/3 था, तो वो 20 था, तो 20/3 πr² सिग्मा, और दूसरे का 2/3 था, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो ये अपने पास संपर्क में लाने के बाद गोलों पर जो आवेश आया है उसका मान पता चल गया। तो संपर्क में लाने के बाद गोलों पे आवेश पता चल गया, है ना, और गोलों का क्या है मेरे पास, क्षेत्रफल भी मालूम है। तो मैं उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व भी निकाल सकता हूँ, जिसका सूत्र अपन जानते हैं, ये होता है सिग्मा 1 डैश बराबर Q1 डैश बटे में A1। मान रख दो, इनका मान रख दिया मैंने, Q1 डैश का मान तो ये रहा, और A1 हो गया अपने पास कितना, 4πr²। इसको सरल करेंगे, दिया जाएगा 5/3 सिग्मा। ये कितना आ जाएगा, 5/3 सिग्मा। और ऐसे हम क्या करेंगे, सेम मेथड सिग्मा 2 डैश निकाल लेंगे, और ये आ गया अपने पास 5/6 सिग्मा। ठीक है। अब आप क्या करें, विकल्प में देख लें, आपके पास ये उत्तर मिल रहा होगा। अपने पास देखिए कहाँ पे आ रहा है, 5/3 सिग्मा और 5/6 सिग्मा। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन सही है। ठीक है। थोड़ा लेंदी है,
लेकिन इसको दूसरे तरीके से शॉर्ट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम, शॉर्ट भी कर सकते हैं। वहाँ से अपने पास क्या होगा, डायरेक्ट अनुपात भी निकल सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा पूरा करिए, इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। परीक्षा में खूब समय मिलता है ना, इससे क्या होगा अपना कंसेप्ट क्लियर होता है। जितने हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं उतना हमारा क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, माइंड उतना ही शार्प होता चला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूँ। ये भी आपका नीट 2019 का ही क्वेश्चन है ना, नीट 2019 में ही पूछा गया था। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि परिपथ में दर्शाए अनुसार समान धारिता के दो सर्वसम संधारित्र C1 तथा C2 क्या हैं, संयोजित हैं। गौर करना, समान धारिता के हैं, दोनों क्या हैं, सर्वसम है, इस बात को ध्यान देना। विद्युत वाहक बल V वोल्ट की बैटरी का उपयोग करके संधारित्र C1 को कुंजी K के टर्मिनल A तथा B से संयोजित करके आवेशित किया गया। ठीक है, A और B से क्या किया, जोड़ के हमने क्या किया, इसको आवेशित कर दिया। अब A और B को वियोजित करके टर्मिनल B और C को संयोजित किया गया। इसके कारण ऊर्जा का प्रतिशत ह्रास कितना होगा। देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा का प्रतिशत ह्रास कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, दो धारिताएं वाले संधारित्र C1 और C2 है ना, उनकी धारिता दोनों समान थी। हम क्या करें, C मान लें। ऊर्जा ह्रास चाहिए तो सबसे पहले ऊर्जा ह्रास का सूत्र ज्ञात होना चाहिए अपने को। ये ऊर्जा ह्रास का सूत्र होता है डेल V बराबर C1 C2 बटे में 2 C1 प्लस C2 और फिर क्या होता है आगे गुणा में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे C1 और C2 किसके बराबर है, C के बराबर है ना। और दूसरे वाले में क्या किया, विभव नहीं दिया है, खोल दिया ना। और एक का विभव कितना है, V है, यानी V1 बराबर V ले लेता हूँ, V2 बराबर 0 ले लेता हूँ, ये मान इसमें रख देता हूँ। तो देखिए C और C क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया है ना, और C प्लस C क्या होगा, 2C हो गया। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे V1 की जगह V रख दिया माइनस 0, तो ये क्या हो गया, V स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो देखिए ये तो C है और ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1/2, तो ये हो गया, इसको अलग रहने दो। ऊपर आ रहा है CV स्क्वायर बटा 2। थोड़ा सा इस तरह लिखूंगा तो ज़्यादा दिखेगा अच्छा आपको। 1/2 CV स्क्वायर। अब बताइए 1/2 CV स्क्वायर किसका मान है, आपको ध्यान था ना, U बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर ही तो होता है। तो कितना आ गया, 1/2 U आया। ऊर्जा का ह्रास कितना हो गया, आधा हो गया। जो U था ना उसका आधा ह्रास हो गया। आधा का मतलब कितना प्रतिशत, तो ऊर्जा में कितने % की हानि हो गई, 50%। तो अपने यहाँ पे उत्तर क्या देंगे, ये अपना उत्तर हो जाएगा 50%। समझ गए, क्लियर है। तो अपने को ये सूत्र याद रखना है, आपको बताया हुआ है मैंने सूत्र। और इस सूत्र को क्या किया मैंने, प्रतिपादित करके भी बताया है कि कैसे आया, डेरिवेशन भी बताया है। तो ये फॉर्मूले को याद रखें। और ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो क्या कहा था मैंने, एक और सूत्र याद करने के लिए कहा था, अगर ध्यान हो, V ज्ञात करने के लिए कहा था, V ज्ञात कीजिए। बेस्ट यही है कंपटीशन एग्जाम में हल करने के लिए, ये सूत्र ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु कैसे होते हैं। आपको मैंने ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु दोनों बताए थे और आपका कहा था कि ध्रुवीय अणुओं में जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है। और थोड़ा सा गैप होने की वजह से क्या होता है, उनका स्वयं का आघूर्ण होता है। बस वही होते हैं ध्रुवीय अणु। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आता है, जहाँ पे उनका खुद का आघूर्ण होता हो। कहाँ लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है, जो द्विध्रुव आघूर्ण केवल तभी प्राप्त करते हैं जबकि चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता हो, गलत। फिर लिखा हुआ है जिसमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, फिर जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, गलत है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो दोनों का ही हो जाता है, ध्रुवीय का भी हो जाता है, ध्रुवीय का भी हो जाता है। तो ये है जिसमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको कहते हैं ध्रुवीय अणु, है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस है और ये आपको पूछा गया है अभी हाल में नीट 2021 में। ये हमसे पूछ लिया गया नीट 2021 में। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल है ना। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 पे, है ना। ये भी आपका नीट में ही पूछा गया है, नीट 2021 का ही क्वेश्चन है, 2021 में ही पूछा गया है हमसे। ये कह रहा है दिए गए संयोजन में तुल्य धारिता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहाँ संयोजन दिया गया और हमसे पूछा तुल्य धारिता है। अब आप सोचोगे सर इतने सारे सर्किट कर लिए तो इस सर्किट में हमें क्या हो जाएगा, हम इस सर्किट को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये अपने पास दो बिंदु हैं A और B, है ना।
इसके बारे में गौर कीजिए, यहाँ पे जो सी है ना इसके बारे में गौर कीजिए, तो धारा यही दे रहा है इसको, इधर से भी यही दे रहा है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, दोनों तरफ से मिलनी चाहिए धारा प्लस माइनस, इसलिए इसका रोल नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसका कोई रोल नहीं है। अब जब इसका कोई रोल नहीं है तो केवल किसका रोल रह गया आपके पास, इनका रोल रह गया। अपने पास क्या हो गया, इनका रोल रह गया। इसको अगर मैं हटा भी दूँ तो मैं हटा दूँ तो मैं चित्र को यूँ बनाऊँगा, देखिए ये आ गया, वो हट गया, ये आ गया अपने पास, और ये हट गया और ये रहा, तो नया चित्र अपना यूँ बनेगा। अब देखिए कौन से क्रम में है, तो आप देख रहे हैं कौन से क्रम में, जब अब रिजल्ट आ गया तो अपने पास जो रिजल्ट निकाल रहे हैं कौन सा क्रम है, तो समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, दोनों को क्या करें, जोड़ दें, C प्लस C समांतर क्रम में ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका द ऑप्शन हो जाएगा 2C। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट इसके कारण। ठीक है, इसके कारण मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, ये हट जाएगा यहाँ से, इसको साथ में लेकर नहीं चलना है। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे, अब मेमोराइज कर लेंगे। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। ये भी नीट 2021 का ही क्वेश्चन है ना, इसको नीट 2021 में ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित, ध्यान देना, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोले चालक को एक तार से जोड़ दिया जाता है। देखिए फिर जोड़ दिया इन्होंने, है ना, दो गोले हैं अपने पास, एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, R2 है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, मान लीजिए R2 है, और इन गोलों को क्या किया इन्होंने, जोड़ दिया, है ना। जोड़ते ही क्या होगा, V1 और V2 बराबर हो जाएंगे। बस यही कंसेप्ट लगाना है, और इस कंसेप्ट को लगा के हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का अनुपात आएगा, यानी गोलों के पृष्ठ पे जो घनत्व आएंगे उनका अनुपात क्या होगा। क्या करोगे, कंसेप्ट वही लगाओगे, V1 बराबर V2। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे, V1 बराबर V2, V होता है KQ बटा R, तो यहाँ पे क्या होगा KQ1 बटा R1, और उसका क्या हो जाएगा KQ2 बटा R2। क्लियर ये बात, क्या कटेगा, K से K अपना क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 के बराबर आएगा। क्लियर, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या हो गया, R1 अपॉन R2 के हो गया। अब देखिए अपना जो सिग्मा होता है वो होता है Q अपॉन A, यही होता है। यहाँ से अगर मैं Q का मान निकालूं तो Q का मान निकलेगा सिग्मा इंटू A, है ना। तो सीधी सी बात है, मैं Q1 निकालना चाहूँ तो Q1 क्या होगा, सिग्मा 1 A1, और Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा सिग्मा 2 A2, है ना। ये तो होगा, तो यही तो लिखा है मैंने, यहाँ पे ये चीज़ें लिख दी। अब आपको क्या होना चाहिए, A1 और A2 का मान पता होना चाहिए। A1 A2 क्या है, क्षेत्रफल है, गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं A1 निकालना चाहूँ तो 4 पाई कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर, है ना, और A2 निकालना चाहें तो A कितना हो जाएगा, 4 पाई कितना, R2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, लिख दिया अपन ने। इसको काटिए तो देखिए 4 पाई और 4 पाई कट गया, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर, चाहो तो यहाँ से भी काट सकते हो, नहीं तो उधर लेके जा सकते हो। समझने के लिए मैंने क्या किया, उस साइड ले गया। ध्यान देना, जब उस साइड लेके जाऊँगा तो ये ऊपर वाली चीज़ तो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली क्या होगी, ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, R1 स्क्वायर बटे में क्या है, R2 स्क्वायर। इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा, इधर लेके आऊँगा तो यही तो होगा, R2 स्क्वायर बटे में क्या होगा, R1 स्क्वायर होगा। समझ गए बात को, यही तो होगा ना। अब काट लो, देखिए R1 इसका स्क्वायर उठ जाएगा इसका, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का मान कितना आ गया, R2 बटा R1 आ गया। कितना आ गया, R2 बटा R1 आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया। देखिए अपने पास ऑप्शन में है क्या रिजल्ट, तो अपने पास ये ऑप्शन में है। कौन सा सही होगा, स ऑप्शन सही होगा। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी। कई बच्चे जल्दबाजी में कैलकुलेशन ये निकाल के आ जाते हैं R1 बटा R2, वहाँ उनसे क्या होती है, गलती हो जाती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। कैसे गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ, है ना। वो बच्चे कैसे गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमसे गलती हो जाती है, ये सिग्मा 1 और ये क्या है सिग्मा 2 बराबर कितना था अपने पास। यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 4 बचा हुआ था इसके पास, तो बच रहा था R1 स्क्वायर और इसके पास कितना बच रहा था, R2 स्क्वायर बच रहा था। और इधर क्या था, R1 अपॉन R2 था। ठीक है, ये था। हमसे गलती क्या हो जाती है, हम यूँ काट लेते हैं। देखिए हम कैसे काट लेते हैं, इस तरह काट लेके R1 से ये कट गया, R2 से क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है ये कट गया अपने पास, तो ये अपन ने काट दिया।
इस तरह काट के छोड़ देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, गलती से R1 बटा R2 लिख लेते हैं। जबकि इस तरह काट के उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, R2 बटा R1 होगा। तो ये गलती अपने को क्या करनी है, दोहरानी नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी। सवाल सही किया हुआ है। यहाँ से जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में गलती नहीं करना है ना। देखिए R1 बटा R2 कई स्टूडेंट लगा के आ जाते हैं जल्दबाजी में, तो वो गलती नहीं करनी। तो इसका क्या है, आंसर कौन सा सही होगा, R2 बटा R1 होगा। समझ गए बात को हैं। तो लगभग हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए, जिससे क्या हुआ, आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया। बच्चों यहाँ हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया। हमने पहला अध्याय भी कर लिया और दूसरा अध्याय भी कर लिया। दोनों अध्याय मिलके इनका एक अलग ही नाम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत को हमने समाप्त कर लिया। अब हम इसके बाद अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। अभी तक हमारा आवेश क्या था, स्थिर था, लेकिन जब हम विद्युत धारा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।